Okay, now see here. Now, just see. हाँ, कुछ जरा दूसरे निकालने की कोशिश करते हैं। लुक हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने प्रेशर तक कर लिया था, चार्ज मोमेंटम हमने 11 किए थे। कुछ और करने की कोशिश करते हैं। स्टिल हम डायमेंशन प्रोसीड कर रहे हैं। चलो कुछ डिफरेंट डायमेंशन निकाल। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज कैपिटल जी। इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज, याद है 10 में पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। सबको मालूम है ना? तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? yes. एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो अगर हमें इसका डायमेंशन चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे? पहले फोर्स का डायमेंशन इसमें रखेंगे, डिस्टेंस का रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, और फिर नीचे दोनों मासेस का रखेंगे। तो फोर्स का तो हमने लास्ट टाइम किया था। क्या किया था फोर्स का लास्ट टाइम? फोर्स का क्या था देखो जरा, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जरा स्क्रीन पे दिख रहा है, m1 l1 t-2, m1 l1 t-2। तो ये हो जाएगा दैट इज फोर्स का m1 l1 t-2। डिस्टेंस का तो l होगा, और दो मासेस हैं यहाँ पर। यस, तो फाइनली ये क्या आएगा हमारा? जस्ट सॉल्व करके बताओ व्हाट यू विल गेट। m-1 l3 t-2। हाँ, m-1, एक m कैंसिल हो जाएगा। यस, l3t-2। हैव यू अंडरस्टूड दिस वन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? यस सर। चलो कुछ और भी हम लोग करते हैं। देन वन मोर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही काम करते हैं। पहले कांस्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम कांस्टेंट, देन कांस्टेंट एक होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये आपने नहीं पढ़ा है, डोंट वरी अबाउट इट। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको एच से डिनोट करते हैं, स्मॉल एच। एक्चुअली कांस्टेंट होता है बेटा, इसकी वैल्यू जो होती है ना, वो होती है 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, ये जो है yes. इसका वैल्यू होती है और यूनिट होती है। तो मुझे इसका डायमेंशन चाहिए, तो ठीक है डायमेंशन निकाल लेंगे ना। तो जैसे h इज इक्वल टू, हमको जूल और सेकेंड चाहिए, मतलब जूल एंड सेकेंड, मतलब हमको जूल चाहिए और सेकेंड चाहिए। तो जूल किसका यूनिट होता है? एनर्जी का। मतलब हमें एनर्जी और टाइम चाहिए। कहने का मतलब ये, एनर्जी एंड टाइम। तो एनर्जी का डायमेंशन भी हमने लास्ट टाइम किया था, वर्क डन और एनर्जी मैंने बोला था एक ही है। पॉइंट नंबर 7 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी का वर्क डन का एक ही होता है। एनर्जी वर्क डन का क्या था? m1l2t-2। प्रीवियस लेक्चर में किया था हमने, पेज टर्न करके देख लीजिएगा। यस, सो इसका आएगा दैट इज एनर्जी। एनर्जी का क्या हो जाएगा? m1l2t-2 टाइम t। तो क्या हो जाएगा पूरा? m1l2t-1 हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट।
समझ में आया प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे, सर प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ पे यूज होता है? ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी का। जैसे लाइट होता है, लाइट, इसका लाइट, यस सर। लाइट के अंदर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। तो फोटोन की जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी। E एनर्जी होता है, दिस इज एनर्जी एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। एच जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, ई फॉर एनर्जी, एच फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। इस प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू तो सर। ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किया, प्लैंक्स कांस्टेंट, मतलब आपको बहुत कांस्टेंट मिलेंगे। आपने 10th तक तो सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा था ना, अब यहाँ पर बहुत कांस्टेंट मिलेंगे आप। अच्छा, अभी देखते हैं, हो गया, कंप्लीट कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और भी कांस्टेंट देखते हैं। 1 मिनट। है ना, मुझे बता देना। डन सर। कुछ और भी कांस्टेंट डिस्कस है। एक होता है स्टीफेंस कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है, याद करना पड़ेगा। स्टीफेंस कांस्टेंट, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, इट्स अ ग्रीक लेटर सिग्मा, इट्स अ ग्रीक लेटर सिग्मा। इसकी वैल्यू होती है दैट इज 5.67 10⁻⁻8 स्टीफेंस कांस्टेंट जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड केल्विन रेज़ टू पावर 4। ये भी हम लोग हीट के केस में यूज करते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट। तो वहां पर ये आता है स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टीफन प्लैंक सिर्फ तो पर्सन के नेम है, तो नए नए कांस्टेंट आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब मान लो सपोज इसका डायमेंशन निकालना हो तो कैसे? तो ये स्टीफेंस कांस्टेंट क्या आ रहा है, जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड, के फॉर केल्विन, केल्विन मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर से रिलेटेड है ये, रेज टू पावर 4। एक्चुअली ये कांस्टेंट वहां पे आता है, कोई अगर हॉट ऑब्जेक्ट होता है ना बेटा, हॉट बॉडी होता है, तो वो एनर्जी एमिट करता है, हीट एनर्जी एमिट करता है। और हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा टी रेज टू पावर 4 टी इसका टेम्परेचर होता है। तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिग्मा जो है कांस्टेंट। तो एक काम करते हैं ना, ऊपर हम लोग एनर्जी लिखते हैं जूल, और नीचे लिखेंगे मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर तो मतलब लेंथ हो गई, ये सेकंड हो गया, केल्विन रेज टू पावर 4। तो जूल का तो अभी ऊपर किया था ना एनर्जी, वो कर लेते हैं, ये वाला था जो एनर्जी ऊपर किया था हमने, देखो ये वाला ये। तो क्या हो जाएगा, इट बिकम M1L2 T-2 मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ, दैट इज L2। सेकेंड तो टाइम हो गया T, केल्विन तो टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर को थीटा भी ले सकते हैं, के भी ले सकते हैं, के भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं।
ये भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं। तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, ये m1 एल, एल शायद कैंसिल हो जाएगा, L0 देख सकते हैं, P-3 हो जाएगा, एंड K माइनस, देखो समझ में आया। यस सर, तो अंडरस्टूड। आपको इस तरह से कोई भी कांस्टेंट होता है तो आप उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। L0 है तो लिखना जरूरी नहीं है ना? नहीं, जरूरी नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं। तो आने वाले मस्त में तुम लोग। ठीक है, आगे प्रोसीड करें हम लोग। यस सर। अच्छा, यस सर। एक होता है, ठीक है, बेटर यस ये ऐसे बच्चों को बाहर ही निकाल दो क्लास, नॉट रिक्वायर्ड। ना, आगे प्रोसीड करते हैं। देन फिफ्थ वन इज, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, गैस कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। उसको हम लोग आर से डिनोट। अब क्या कहेंगे, ये कहाँ से आता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली पीवी इज इक्वल टू एन आर। पी मतलब प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ गैस, गैस के लिए यूज होता है। पी फॉर वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम के लिए यूज होता है। टी होता है टेम्परेचर ऑफ गैस। आर तो गैस कांस्टेंट ऊपर लिखा हुआ है। एन जो होता है वो नंबर ऑफ मोल होता है। हैव यू हर्ड दिस वर्ड मोल? नंबर ऑफ मोल होता सर। यस सर। है, ठीक है, दिस वन। तो अब तुम्हें आर का डायमेंशन चाहिए, ठीक है, यू वांट डायमेंशन ऑफ आर। तो आर का डायमेंशन कैसे मिलेगा? अच्छा ठीक है, ऐसे निकाल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आर क्या हो जाएगा, टी वी अपॉन एन इंटू टी। तो आपको जो पहले से आप मैंने किया हुआ वो देखना पड़ेगा, प्रेशर का डायमेंशन, वॉल्यूम का डायमेंशन, नंबर ऑफ मोल को हम लोग क्या लिखते हैं, दैट वन, और टेम्परेचर। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या था, लास्ट लेक्चर में किया था जस्ट। हाँ देखो, पॉइंट नंबर 9 में किया था। -1 T-, हाँ, M1 L-1 T-, M1 L-1 यस T-, तो ये हो जाए, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर वो लिखनी चाहिए, तो सीधे इधर लिखता हूँ, M1 L-1 T-, वॉल्यूम का था मीटर वॉल्यूम क्यूब का था, हाँ L3। L3 था, L3 था, टेम्परेचर का T हो जाए, मोल का MOL रहेगा बस। तो फाइनली गैस कांस्टेंट आ जाता है। ऐसे इसकी वैल्यू बता देते हैं क्या होता है। इसकी वैल्यू होती 8.314 जूल पर जूल पर मीटर क्यूब, नहीं जूल, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज एनर्जी, यानी जूल पर मीटर क्यूब, नहीं, जूल अपॉन, इसका यूनिट होता है, जस्ट अ मिनट, जूल पर केल्विन
पर मोल, ये रहता है इसका। इसकी वैल्यू याद रखना 8.314। तो फाइनली इसका वैल्यू जो आ जाए वो क्या आएगा, दैट इज M1L2 आ जाएगा, देन T-3 आ जाएगा, और MOL ऊपर चला जाएगा -1। Have you understood this? बहुत से लोगों के मोल नहीं लिखा रहता है, लेकिन मोल भी होता है एक्चुअली। Sir, this T, how can T-3? ऊपर बेटा T-2 है ना, नीचे T है। तो But sir, in the equation it is given PV divided by NT, and T stands for temperature of gas, and it should be Kelvin. So एक how? मिनट रुको। हाँ यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक्चुअली केल्विन के होगा, मैंने टी रख दिया था टाइम। यस, इट्स के, थैंक यू, गुड। केल्विन के होगा तो हमारा पूरा क्या आएगा, एक, देन इट बिकम M1L2 T-2 K-1 ना, हाँ दिस K-, या नॉट सो, थैंक यू, ठीक है, समझा ये। रिमेंबर दीज सम कांस्टेंट, याद रखना, ठीक है। वैसे इतने कांस्टेंट बता दिए तो एक कांस्टेंट और बता देते हैं, जस्ट एक कांस्टेंट और बता दें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन सब पर्सन के नेम है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको के फॉर कांस्टेंट एंड बी फॉर बोल्ट्जमैन, उसका नाम। के कांस्टेंट है, बी बोल्ट्जमैन। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। केल्विन टेम्परेचर है और जूल एनर्जी। तो अगर इसका डायमेंशन निकालना हो, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ऊपर एनर्जी ले लेंगे और नीचे केल्विन मतलब टेम्परेचर ले लेंगे। तो एनर्जी का तो हम लोग कर चुके थे, देख लेना, M1L2 T-2, और केल्विन टेम्परेचर का के रहेगा ऊपर, जैसे के किया था वैसे के रह जाएगा, बस मोल नहीं आएगा। आई थिंक M1L2 T-2 K-1 क्या। तो आई थिंक वी डिड ऑल द कांस्टेंट, हमने मोस्टली सभी कांस्टेंट को कंप्लीट कर लिया। इतने कांस्टेंट होते हैं, वैल्यू के साथ याद करना पड़ेगा। जस्ट सर आप 1 मिनट ऊपर ले सकते हो? हाँ श्योर। मला माहिती तू इथे कशी झालेली, गेम खेळणे को आई। यस सर, डन। अच्छा, नाउ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट समझ में आया, सबकी वैल्यू तो लर्न कर लेना तुम लोग। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, Sir, यस। so Rydberg constant. आई डेंट गेट इट, आपने क्या पूछा बेटा? So Rydberg constant. Sir. हाँ या गो ऑन, बताइए क्या प्रॉब्लम है? Yes, sir. Can you please explain that, sir? विच वन बेटा, फिफ्थ वन और सिक्स्थ वन? So Rydberg constant. अच्छा RYDBERG. अच्छा, रिडबर्ग कांस्टेंट, यस यस, वो भी एक कांस्टेंट होता है। ओ रिडबर्ग कांस्टेंट, ये आप, हाँ ये रिडबर्ग कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है, दैट रिडबर्ग कांस्टेंट।
रिडबर्ग पर्सन का नेम है। ये इसको भी कैपिटल आर से डिनोट करते थे, कंफ्यूज मत होना। रिडबर्ग कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कैपिटल आर से होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट भी आर से डिनोट करते हैं मोस्ट ऑफ द बुक्स में। तो 1.097 10⁻⁷ पर मीटर रिडबर्ग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है बेटा, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें डायमेंशन निकालना कोई बहुत मुश्किल नहीं, इसे मीटर ही तो आ रहा है, नथिंग एल्स। तो आप निकाल लेंगे इसमें डायमेंशन, कोई मुश्किल नहीं, इससे मीटर आ रहा है, पर मीटर मतलब, तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा रिडबर्ग कांस्टेंट का, दैट इज 1/मीटर बन रहा है, तो मीटर तो लेंथ हो गया, तो L-1 हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा वो नहीं है। हाँ, ये कि आपने नया कांस्टेंट पढ़ लिया वो ठीक है। यस। वैसे तो और भी होते हैं कांस्टेंट, लेकिन जो मेन मेन वैल्यू होती है मैंने डिस्कस कर ली है उनको। रिडबर्ग कांस्टेंट 1.097 10⁻⁷ रहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं इसको, एटॉमिक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ते हैं, वहां पे ही पढ़े। ओके, नाउ देन हाँ, अब हम लोग डायमेंशंस की फिलहाल बात कर रहे थे। 8th वन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, जिसको नहीं याद होगा, शायद कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी के डायमेंशन हम लोग कर चुके थे, क्या डायमेंशन था, और चार्ज का भी किया था, दोनों का डायमेंशन बताइए। वर्क डन का क्या डायमेंशन था, मतलब एनर्जी का डायमेंशन क्या था। ml2t-2। हाँ, ml2t-2, m1l2t-2, और चार्ज क्या था, आई थिंक 9 10 11 में किया था शायद, 11 वो IT सर, IT IT IT। IT IT IT, ठीक है, इट्स एन IT। सो इट बिकम, ये हो जाएगा दैट इज m1l2t-3 I-1, ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो। कर लीजिए, तो फिर हम लोग रेसिस्टेंस पे आते हैं। रेसिस्टेंस को भी आर से डिनोट करते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट को भी आर से करते हैं, गैस कांस्टेंट को भी आर से करते हैं। यस सर V इज इक्वल टू IR भी आता है ना। हाँ, तो ओम्स लॉ से भी निकालेंगे, अब ओम्स लॉ से निकाल, ओम्स लॉ आर चाहिए तो आर इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है ना ये। यस सर। तो ये वाला यूज कर, आर इज इक्वल टू V, V मतलब V हम लोग कर रखा है, तो V हम यहाँ रख देते हैं। V, तो V क्या आएगा, m1l2t-3 I-1, रेसिस्टेंस का निकाल रहे हैं, अपॉन करंट का नीचे आई रहेगा, तो ये आ जाएगा दैट इज m1l2-3 I-2 आ जाएगा रेसिस्टेंस। तो पोटेंशियल एंड रेसिस्टेंस याद रखना पड़ेगा तुमको, 1231 1232।
या समझ में आ रहा है ना? लेकिन देखो धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करके मास्टर करना पड़ेगा कि कोई भी फॉर्मूला मिले तो यू शुड नो हाउ टू डिराइव द डायमेंशन। दो चार हमेशा याद कर लेना, एक एनर्जी का, एक वर्क डन का, मतलब वर्क डन एनर्जी तो एक ही है, फोर्स का, चार्ज का, प्रेशर का, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, ये सब याद कर लो तो हो जाएगा तुम्हारा, सबका डायमेंशन निकाल लें। फर्स्ट 11 याद होंगे ना? देखो मैंने आपको बताया था फर्स्ट 11, देखो ध्यान, ये अगर फर्स्ट 11 आप याद कर लोगे ना जो मैंने स्टार्टिंग में कराए थे, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, एक ही बात है, पावर, प्रेशर, चार्ज, मोमेंटम, अगर आप इतना याद कर लेंगे तो किसी का भी डायमेंशन कर लेंगे, बस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए आपको। तो कंप्लीट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस, डन? डन सर। यस सर। ओके, अब हम लोग देखते हैं जैसे ये एक और भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, कैपेसिटेंस। आपने पढ़ा नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा ना। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, उसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। डिवाइस होता है, इट स्टोर्स चार्ज, ये डिवाइस होता है, इट कैन स्टोर चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट्स अ डिवाइस स्टोर चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यू कैन से, वो स्टोर कर। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज Q इज इक्वल टू CV। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जैसे आपने ओम्स लॉ पढ़ते हैं ना, V इज इक्वल IR, वैसे Q फॉर चार्ज, C फॉर कैपेसिटेंस, B फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो लाके यहाँ पे रख देते हैं, ये ऊपर किया था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो लाके रख देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने पॉइंट नंबर 8 में किया हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उसको लाके इधर रख। हाँ, तो तुम्हें C चाहिए, तो C क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q बाय V। तो C इज इक्वल टू Q चार्ज लिख देंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रख देंगे नीचे। चार्ज का तो IT होता है, IT। पोटेंशियल का भी ऊपर किया था, क्या आया था पोटेंशियल का एडजस्टमेंट, एक पोटेंशियल का M1L2 माइनस माइनस 3I माइनस M1L2 T माइनस 3I माइनस 1, तो आएगा क्या, ये आ जाएगा M माइनस 1 L माइनस 2 P4I2। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस काफी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, ये 12th में पढ़ेंगे आप लोग। ये डिवाइस होती है जो चार्ज स्टोर करता है, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर भी बोलते हैं बहुत लोग, कंडेंसर भी बोलते हैं। सर T-2 आएगा ना? ऊपर T है, नीचे -3 है ना बेटा, ऊपर जाएगा तो हाँ ये सर। T3 हो जाएगा, दैट बिकम T4, हाँ। T4 हो जाएगा। और होता है
मैग्नेटिक फील्ड, ये सब इंपॉर्टेंट है, मतलब ये अभी पढ़ा नहीं है आपने, तो डोंट वरी अबाउट इट कि सर आप पढ़ा भी नहीं है अभी। ये ट्रेडिशन है, पहले बताया जाता है, थोड़ा इंट्रो कर दिया जाता है बच्चों को, बाद में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी होता है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है, बी इज सिंबल फॉर मैग्नेटिक। तो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद है सबको, 10th में पढ़ा होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप लोग करते थे ना, दिस वन हियर। ये क्या होता था, फोर्स, ये क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज करंट। लेकिन आपको सिर्फ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया गया, तो उसका फॉर्मूला नहीं बताया। उसका फॉर्मूला ये होता है बेटा, F इज इक्वल टू बी आई एल। L for length of a conductor, L is the length of a conductor। तो ये ऐसे होता है कि किसी कंडक्टर को, आपने पढ़ा होगा 10th में, किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लग जाता है, ठीक है। तो L इज द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। तो F क्या है, फोर्स ऑन कंडक्टर, फोर्स ऑन कंडक्टर और वायर। B stand for magnetic field, I for current, current passing through conductor, through wire, whatever it is. L is the length of wire, ठीक है, L is the length of wire। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या करूंगा, F ऊपर आ जाएगा, I नीचे आ जाएगा, L नीचे आ जाएगा, दिस वन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैसे निकलेगा, फोर्स अपॉन करंट और लेंथ। तो फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज फोर्स तो m1 L1 T-2 होता है, करंट I होगा और लेंथ L होगा। तो फाइनली आएगा क्या, एक सेकंड को, M1 L0 हो जाएगा शायद इसका, T-2 I-1 ये हो जाएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के फॉर्मूले से ही निकाल लेते हैं हम लोग, देख लो जरा, समझ में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। Done, sir. नो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सब बाद में चल के पढ़ेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड 12th में। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, 12th में पढ़ेंगे, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, तो ऐसा इंट्रोड्यूस करना पड़ता है बच्चा, भले बाद में पढ़ो लेकिन इंट्रोडक्शन में बताना पड़ता है थोड़ा। फोर्स क्या हो जाएगा, m1, फोर्स तो ऊपर भी लिखा हुआ है, L1T माइनस 2 चार्ज का IT होता है, IT 8, तो ये बन जाएगा दैट इज m1 L1T माइनस 3 I माइनस 1। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्या रह गया अब, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टर हो गया, एनीथिंग लेफ्ट? तो बहुत से